अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। हाउ इज एवरीबडी डूइंग? कोविड जो है ना, कोरोना, इट्स वेरी रियल। मतलब एवरी डे जब आपको थोड़ा सा शक भी होना स्टार्ट हो जाता है कि थिंग्स आर शायद गेटिंग नॉर्मल, तो आप कोई और बुरी खबर सुन लेते हैं, किसी और की डेथ के बारे में आप सुन लेते हैं। और आज सुबह में ये पता चला, काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, बुशरा अंसारी साहिबा ने तस्वीरें भी लगाई थी अपनी बहन के बारे में, अपनी वालदा के बारे में कि दोनों को कोरोना हो गया, कोविड के हुआ था और काफ़ी बुरी स्टेट में थी। आज ये पता चला कि उनकी बहन जो है वो कोविड की वजह से इंतकाल कर सुंबल शाहिद साहिबा, जो कि खुद भी एक अदाकारा हैं और आपने उन्हें मुख्तलिफ ड्रामों में देखा होगा, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखा होगा, एंड शी इज़ यंगर देन बुशरा अंसारी साहिबा। सो दिस इज़ सच अ ट्रैजिक न्यूज़ कि वही है ना, जिन लोगों को आप देखते हैं, जानते हैं, उनके बारे में जब आप तक खबर पहुंचती है तो आपको ज़रा ज़्यादा महसूस होता है कि वाकई दिस इज़ रियल एंड दिस बीमारी इज़ टेकिंग लाइव्स। और मैं कल भी आपको बता रहा था, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त लाहौर में उनका भी इंतकाल हुआ। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन का तनाज़ा जो हम सोच रहे थे कि आज ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं हो रहा। नून लीग की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती का हुक्म दिया। आज सुबह गिनती का आगाज़ होते ही पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों ने गिनती के अमल का ही बायकॉट कर दिया। अब मौक़िफ़ क्या था? मौक़िफ़ ये था कि पोलिंग बैग्स पर सील मौजूद नहीं थी। ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे। जो अनयूज बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए। बोला वो नहीं गिनने देंगे, कम से कम सिग्नेचर्स तो दिखाओ कि किसने सिग्नेचर्स करी। जब हम निकल रहे थे उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएं। तो फिर हम निकल गए, बाकी पार्टियां भी निकल के आ गई हैं, PSP भी निकल के आ गई है, PTI भी निकल के आ गई है, पीपल्स पार्टी सिर्फ अकेली उधर बैठी। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर शाह का कहना है मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी की जीत हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो इनसे हजम नहीं हो रही और आज सुबह आकर उन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया और जो है रिकाउंटिंग पे जी ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। वो तो इलेक्शन के अमले ने कहा कि भाई जो रिकाउंटिंग है उसका प्रोसेस, उसका तरीक़ेकार ये है, उस पर हम कर रहे हैं। अब ये धौंस धांधली और इस तरह का प्रेशराइज करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को भी कि वो उसको यरगमाल बना लें। और इनकी असल मर्जी तो ये है कि अभी टेलीफोन आए, इलेक्शन कमीशन इनके कैंडिडेट को अनाउंस करे, एक स्पेशल जहाज़ भी यहाँ पे भेजा जाए और इजलास भी फौरी बुलाया जाए और स्पीकर नेशनल असेंबली मिफ्ता साहब से हलफ ले लें। अब यही बात रह गई है। अब उम्मीदवारों के बाइकआउट के बाद थोड़ी देर के लिए वोटों की गिनती के अमल में थोड़ी देर का तात्तुल आया, लेकिन फिर गिनती वापस शुरू कर दी गई है, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। नून लीग, PTI, MQM इस अमल का हिस्सा नहीं है। बहरहाल दोबारा गिनती का नतीजा जो भी हो, एक बात तो तय है कि मामला इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब के आपने रिजर्वेशंस के बारे में सुन लिया। अब इसी पर हम बात कर लेते हैं, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ज़रा लेते हैं तफसील से कि क्या इन्हें है, क्योंकि दरख्वास्त इन्हीं की है ये रिकाउंटिंग की। मुसद्दक मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल यही सवाल अब्दुल्ला जो आप कह रहे हैं, हर किसी को यही परेशानी है। हुआ क्या मुसद्दक मलिक साहब, NA 249 में दोबारा गिनती मुस्लिम लीग नून की ही ख्वाहिश थी, अब आपने ही उसका बॉयकॉट कर दिया, तो क्या ये गैर संजीदगी नहीं है? कुछ ना कुछ मिडिल ग्राउंड शायद कुछ निकल सकता था। हुआ क्या? आज जब सुबह रिकाउंटिंग शुरू हुई जिसकी दरखास्त दी गई थी तो पता चला कि थैलों की तो सीलें टूटी हुई हैं। जब पूछा गया वहां पे RO साहब से, जो कि जिनके मुतालिक तो हम बड़ा जिक्र करते रहे हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्लियरली वो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई सील वो टूट गई होगी। अगर सील टूट गई है थैले की तो किसी को क्या पता कि थैले के अंदर कितने वोट हैं और किसने डाले हैं। तो दूसरा मरहला ये है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर आप वो साइन शुदा कागज जिसको फॉर्म 46 कहते हैं, जिसमें लिखा होता है कि इतने 100 वोट का इजरा हुआ, इतने इस्तेमाल हुए, इतने इलेक्शन कमीशन को वापस कर दिए गए, वो दिखा दें ताकि जितने वोट उस वक्त ये फैसला हुआ था कि डल चुके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए गिनती कर ली जाए। उन्होंने कहा भाग्य वो भी नहीं है, यानी थैले की सीलें भी टूटी हुई हैं और ये भी नहीं बताना कि कितने वोट इस्तेमाल हुए थे, ये भी नहीं बताना कि कितने वोट दिए गए थे और कितने वापस हुए, तो फिर गिनती किस चीज की करनी है बताइए। जी मुसद्दक मलिक साहब, आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इस पर आपने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, लेकिन ये सब एतराज़ात जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैं। तो फिर पूछना आपसे ये कि पीपल्स पार्टी से आपको क्या शिकायत है, उन्हें क्यों ताने दिए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लैरिटी दे दें, क्या हो रहा है?
भाई ये तो फैसला आप लोगों को करना है। हमें तो टेलीविजन पे आप लोगों ने दिखाया कि एक फाइल जा रही थी अंदर, उस फाइल को जब खोला गया, जो वहां पे अफसरान मौजूद थे, तो उसमें एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उस लिफाफे में पैसे थे प्रिजाइडिंग अफसर के लिए। आप ना दिखाती तो हम एतराज ना उठाते। और जब उनसे पूछा गया, अफसरान ने पूछा कि ये पैसे किसने भेजे, तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने भेजे। तो अब आप मुझे बताइए कि एक तरफ आप टेलीविजन पे हमें ये तस्वीर दिखा रही हैं, दूसरी तरफ से आप हमसे पूछ रही हैं कि आप क्यों एतराज कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पे। फिर आपके तो वहां पे रिपोर्टर्स मौजूद थे, आप जरा उनसे पूछिए कि एक दिन पहले इलेक्शन से या 2 दिन पहले 5000 राशन लोगों में बांटे गए, तकरीबन 50, 60, 70 करोड़ रुपए का काम वहां पे करवाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। इस लिहाज से तो हर महीने इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी राशन भी देगी, इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी सड़कें भी बनाएगी, इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी पानी की पाइपें भी डालेगी। तो हमें तो वैसे इस लिहाज से तो खुशी है कि चलिए कुछ भी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के तमाम कवानीन की धज्जियां इसमें उड़ जाएं, चाहे मुल्क के सारे कवानीन की धज्जियां इसमें उड़ जाएं, लेकिन कम से कम लोगों की सड़क तो एक बन गई। तो हमें तो इसमें खुशी है, लेकिन ये कानूनी बेज़ाब्तियां हैं, इसी को प्री पोल रिगिंग कहते हैं। ठीक है जी, आप संगीन इल्जाम प्री पोल रिगिंग के लगा रहे हैं, सड़कें बनाने के, राशन बांटने के और पैसे चलाने के मुबैना तौर पर। मलिक साहब, आपका मौक़िफ़ तो हमने सुन लिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। गनी साहब, क्या आपको भी ये बात बॉदर कर रही है या कि जो थैले मौजूद थे उनकी सीलें क्यों नहीं थी? देखें, जो मेरी अब तक की मालूमात हैं, चूंकि वहाँ अंदर फ़ोन नहीं है किसी के पास, अगर तो हमारे कैंडिडेट साहब बाहर आते हैं तो फिर थोड़ी देर मेरी बात हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो बैग थे वो सील नहीं थे, बैग सील थे। और अगर आप थोड़ा गौर करें तो जो रवैया था PMLN का और दीगर जमातों का, वो पहले दिन से ही लग रहा था कि वो किसी भी सूरत में इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो तो बार-बार टीवी शो पे आके गनी साहब कह रहे थे रिकाउंटिंग होगी, जो भी जीतेगा हम इन्होंने तस्लीम करेंगे, मुबारकबाद आपके घर आके देने की बात की जा रही थी। मैंने यही अफसोस किया कि पहले वो रिकाउंटिंग पे लगे रहे। अच्छा, रिकाउंटिंग का जब फैसला आया इलेक्शन कमीशन से, तो हमने ये फैसला किया है कि हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, बल्कि रिकाउंटिंग के अमल का हिस्सा बनेंगे और उसको होने देंगे, ताकि एक मरतबा ये इशू सेटल हो जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम रिकाउंटिंग में भी तैयार हो गए, तो फिर अगले दिन सुबह नई चीजें लेकर आ गए। मैं आपकी मालूमात में सिर्फ एक इजाफा कर दूं आपके जरिए, जो सुन रहे हैं आपके शो को देख रहे हैं उनको भी, कि जब 4 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने इनके वकील पेश हुए थे मिफ्ता साहब के, उन्होंने बहुत सारे इशूज रेज किए थे, जिसमें ये फॉर्म 46 भी था, जिसमें दस्तखत होना नहीं था, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो वहाँ जो सुनवाई कर रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन था, जो बेंच था, उन्होंने इनसे पूछा कि हमारे पास इख्तियार जो है वो रिकाउंटिंग का है अंडर सेक्शन 95(6), तो क्या आप रिकाउंटिंग पर सिर्फ बात करना चाहेंगे या आप और जो दीगर चीजें कह रहे हैं उस पर भी बात करना चाहेंगे? क्योंकि उसके लिए फिर आपको अलग से दरखास्तें दायर करना पड़ेंगी, कुछ चीजों के लिए आपको शायद किसी और फोरम पे जाना पड़े। वहाँ बिल्कुल वजाहत के साथ जो सलमान अकरम राजा साहब थे, उन्होंने ये कहा कि जी मैं किसी और दरखास्त पे प्रेस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो 8 सफ़ात का ऑर्डर जारी हुआ है, उस ऑर्डर में भी आखिर में ये लिखा गया कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो दरखास्त है उसको एक्सेप्ट करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द रिकाउंटिंग। और उन्होंने फिर हिदायत की आरओ को कि आप तमाम कैंडिडेट्स को बुलाइए और उनके सामने रिकाउंटिंग कीजिए। अब वो रिकाउंटिंग का अमल हो रहा है। अब उस पर आकर अगर ये दीगर तमाम चीजें मांगना शुरू कर देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि जो अदालत का ऑर्डर है, जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, उसके मुताबिक ये चीजें जायज नहीं है। अगर वो समझते हैं कि और चीजें इनको दरकार हैं, तो फिर उसके लिए और फोरम मौजूद हैं, फिर नई दरखास्त फाइल करें, फिर नया केस आगे करें, वो करें। लेकिन चूंकि उन्हें पता है कि वो इंतखाब हार रहे हैं, उन्हें पता है कि वो हार गए हैं। अच्छा, अब उनका लॉजिक ये है गनी साहब के, वो कहते हैं कि चूंकि सीलें टूटी हुई थी थैलों की, इसलिए हम चाहते हैं कि हम फॉर्म 46 देखें और वो सिग्नेचर भी टैली करें और फिर देखें कि कितने बैलेट पेपर आए थे, कितने इस्तेमाल हुए, कितने बाकी बचे। तो वो सीलें अगर प्रॉबेबली ना टूटी होती बकौल उनके जो टूटी हुई हैं, तो शायद फिर ये तकाजा ना आता फॉर्म 46 वाला। अगर आप उनकी दरखास्त देखें जो उन्होंने लिखी है, जिसके ऊपर माशाल्लाह सबके दस्तखत हैं इन चारों पांचों के, जी जी, उसमें जो ओरिजिनल दरखास्त लिखी गई है उसमें सील न होने की बात नहीं है। वो लाइन आखिर में ऐड की गई है, आपको महसूस होता है कि वो आखिर में ऐड की गई है उसके अंदर। तो पहला जो नुक्ता उसके अंदर उनका है कि जी फॉर्म 46 हमें नहीं दिए जा रहे हैं,
उन्होंने कहा कि जी हमें मुख्तलिफ और जो चीज़ें उसके अंदर है, लेकिन जो सील टूटने वाली बात है, अगर उस दरखास्त को आप देखेंगे, स्क्रीन पर दिखा सकें, तो उसके नीचे बाद में लिखी गई है वो लाइन एक कि जी सील। तो उस दिन आप इलेक्शन कमीशन में हियरिंग में भी आप लोगों के नुमाइंदे भी थे, तो आप भी थे गालिबन, ये बताइएगा कि फॉर्म 46 की बात क्या इलेक्शन कमीशन ने उठाई थी और ये तब ही डिसाइड होना था कि फॉर्म 46 आज दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी चीजें इन्होंने रेज की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनसे पूछा। अगर आप वो 95 जो 6 सेक्शन है ना इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसको पढ़े हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास रिकाउंटिंग करवाने का इख्तियार है अगर कंसोलिडेशन नहीं हो तब, ना हो तब। तो हमारे केस में तो ज्यादती हमारे साथ हुई कि कंसोलिडेशन के अमल को रुकवाया गया, इलेक्शन कमीशन ने खुद उसको रुकवाया, उसको होल्ड पे डाला ताकि इलेक्शन कमीशन इनकी दरखास्त को सुन सके। तो ज्यादती तो हमारे साथ वहां पे हुई, लेकिन बहरहाल हमने उसको भी एडमिट कर लिया, मान लिया कि चले ठीक है, अब यहाँ पर आ गए। अब ये जितनी चीजें देखें, नुकात बहुत उठाए जाते हैं, लोग थंब वेरिफिकेशन की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है। ये स्टेज नहीं है, पहले स्टेज पे तो आरओ जो है वो काउंटिंग करने के बाद कंसोलिडेशन करता है, उसको नोटिफिकेशन हो जाता है, नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद ये करते रहे, एतराज उठाते रहे, हमें कोई इशू नहीं, हम उसको भी फेस करेंगे। लेकिन आपके सामने मैं करूँ, देखें बार बार हम कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक वोटिंग के दौरान कोई शिकायत नहीं है, काउंटिंग के दौरान कोई शिकायत नहीं है, रात 2:30 बजे तक जब तक उनको ये यकीन हो गया कि वो हार गए हैं उस तक इनकी कोई शिकायत नहीं है। अब हारने के बाद अगर आप ये शिकायत उठाएं कि जी हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बल्कि अगर आपके कोई रिपोर्टर हो ना खुशाब में, उनसे जरा पता करेंगे जो जहाँ से PMLN जीती है खुशाब से, वहाँ जो फॉर्म 45 इनको दिए गए हैं, क्या उनमें से 226 के ऊपर एजेंट के दस्तखत हैं? क्या वहाँ पर 226 जगहों पर एजेंट्स को फॉर्म 46 दिया गया है कि नहीं दिया गया? जरा चेक कर लीजिए, अगर वहाँ सारा दिया गया होगा तो मान लूंगा कि सारी बात में। चलिए, खुशाब का तो हम पता कर लेंगे, लेकिन अब रिकाउंटिंग के बाद भी जस्ट फॉर द क्लैरिटी जो भी नतीजा आएगा आप लोग तो मानेंगे ही उसे? हम तो उसका हिस्सा हैं ना, हम तो देख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अगर देखें अगर उसके अंदर कोई गैर कानूनी अमल नहीं होता, अगर वो कोई ज्यादती नहीं होती, बिल्कुल मानेंगे उसको। लेकिन अगर कहीं महसूस करें कि जी ज्यादती एक दफा पहले इलेक्शन कमीशन हमसे कर ली, मजीद अगर करेंगे तो फिर तो हमारा हक है कि हम कहीं जाके अपना मुद्दा रखें किसी के सामने, लेकिन अगर वो एज पर लॉ चलते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा उसके। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया मेरे लिए कि ज्यादती फिर किसको डिटर्मिन करे कि अगर ज्यादती नहीं होगी तो मानेंगे, अगर चलिए जब अभी तो वो रिकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो अभी चल ही रहा है, तो अभी आप रुक सकते हैं कि हाउ यू वांट टू एक्सप्लेन दैट। अच्छा जी, मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और अभी हम ब्रेक ले रहे हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, प्रेजेंटेड टू यू बाय 7up। वेरी नाइस। अच्छा जी, आपको बताएं कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने 9वीं और 11वीं क्लास के इम्तहानात मुलतवी होने की अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और मंगल को इंटर बोर्ड कमेटी के इजलास में इम्तहानात के मुलतवी होने की कुछ तजावीज़ सामने आई थी, लेकिन कल शफकत महमूद ने ट्वीट में वाज़े कर दिया कि 9वीं और 11वीं क्लास के इम्तहानात स्केड्यूल के मुताबिक ही होंगे। वफाकी वजारत तालीम की जानिब से पहले ही वाज़े तौर पर ऐलान किया जा चुका था कि इस साल इम्तहानात के बगैर तलबा को किसी सूरत प्रमोट नहीं किया जाएगा। तलबा पढ़ाई के लिए संजीदा हो जाएं और तालीमी बोर्ड्स भी अपनी तैयारी पकड़ लें। इम्तहानात की हतमी तारीख का ऐलान ईद के बाद कर दिया जाएगा। सो ये अफवाहें थीं, उसके बाद थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हुई, लेकिन अब इन अफवाहों को दम तोड़ देना चाहिए। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ के चेयरमैन हैं सेक्रेटरी गुलाम अली मल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया गुलाम अली मल्लाह साहब। सर बताइएगा, वफाकी वज़ीर तालीम ने साफ बता दिया कि इस बार तो 9वीं और 11वीं के इम्तहानात होंगे, तो क्या तमाम बोर्ड्स तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए? देखें, किसी भी स्टेज पे गवर्नमेंट ने ये ऐलान नहीं किया, अब वो गवर्नमेंट वफाकी सतह पे हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, किसी ने भी ये ऐलान नहीं किया था कि 9 और 11 के एग्ज़ाम नहीं होंगे। इस हवाले से ये सवाल करना कि बोर्ड्स तैयार हैं, मेरा ख्याल है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स पहले दिन से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं चारों सालों के चारों ग्रेड्स के इम्तहान के लिए तैयार हैं
और तकरीबन फरवरी मार्च तक उनके क्वेश्चन पेपर्स भी तैयार हो गए हैं। इस हवाले से उनकी तैयारी पूरी है। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जब हमारी अप्रैल में मीटिंग हुई थी और कोविड की सिचुएशन देखी जा रही थी, तो बलूचिस्तान ने बताया था कि उनके पास कोविड की सिचुएशन ठीक थी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मैट्रिक के इम्तहान कर लिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रूमर्स चल रहे थे कि 9th और 11 के इम्तहान नहीं होंगे, वो बिल्कुल गलत थे और बोर्ड्स पूरी तरह से तैयार है इम्तहान लेने के लिए। चलिए जी, तैयार है फिर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि मैट्रिक, इंटर और फिर 9वीं 11वीं के इम्तहानात होने हैं, तलबा की बड़ी तादाद मुंतज़र होगी कि कब बाकायदा इम्तहानात की तारीखें आएंगी और कब दाखिलों की रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। तो कुछ तय किया गया है कि इस सिलसिले में क्या टाइमलाइन है, ताकि कोई स्केड्यूल वगैरह अभी तक बना हो? तमाम प्रोविंसेस के मुशावरत से ये हुआ है कि अब जो मॉडल बन रहा है वो मॉडल ये बन रहा है कि पहले फेज़ में इंटरमीडिएट या क्लास 12 और 10वीं और 12वीं के इम्तहान होंगे और वो जून के 3rd वीक से शुरू हो रहे हैं। और आज ही मैंने, क्योंकि मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन थे, और आज ही मैंने ई कचहरी के ज़रिए तकरीबन 1600 बच्चे ऑनलाइन थे उस वक्त, मैंने बच्चों को बता दिया कि 3rd वीक ऑफ जून से पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स में इम्तहान शुरू होने जा रहे हैं और उसमें 12वीं और 10वीं के इम्तहान पहले फेज़ में होंगे और जैसे ही वो ख़त्म होंगे तो उसके बाद 9वीं और 11वीं के शुरू होंगे। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे 12वीं और 10वीं के इम्तहान ख़त्म होंगे तो वो बच्चे जो है, उनका रिज़ल्ट जैसे अनाउंस होगा तो वो बच्चे जो है मेडिकल, इंजीनियरिंग या यूनिवर्सिटीज़ के दाखिलों के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, 9वीं और 10वीं की तो हम बात करते हैं, लेकिन 12वीं और 10वीं के तो होने ही चाहिए, बिकॉज उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है। डेट भी बताया। गुलाम साहब, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बहरहाल एक कंसर्न तो है ही। अब हमारे यहाँ अभी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी इसमें कितना टाइम लगता है, वालिदैन भी परेशान हैं, बच्चे भी कुछ परेशान हैं, रिस्क तो होता है ऐसी सूरत हाल में। हम 10th और अगर 12th को निकाल भी दें तो 9वीं और 11वीं की क्या कोई सूरत हाल बन सकती है कि उनको स्कूल असेस्ड ग्रेड्स या कुछ और तरीका निकाल कर आगे प्रमोट किया जा सके? ऑनलाइन भी कुछ तरीके निकाले जा सकते हैं। देखें, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ऐलान किया था शुरू में ही कि देयर विल बी नो प्रोमोशन पॉलिसी, किसी के लिए भी प्रोमोशन अलो नहीं है, वो लोकल बोर्ड्स के लिए हो या फॉरेन बोर्ड्स के लिए हो। अब आप देखें कि कैम्ब्रिज के बच्चे या किसी और फॉरेन बोर्ड्स के बच्चे भी अभी इस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब अगर हम कुछ बच्चों से एग्ज़ाम लेंगे और कुछ बच्चों से एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हमारे लिए हो जाते हैं। तो इसलिए ये तमाम सूबों ने और मरकज़ ने ऐलान किया है और इस पे सब मुत्तफ़िक हैं कि कोई क्लास प्रोमोट नहीं होगी बग़ैर एग्ज़ाम के। दूसरा, ये जो आपका सवाल है ऑनलाइन, मेरा ख्याल है कि ये यूनिवर्सिटीज़ ने तो कुछ किसी हद तक ख़ुद को तैयार कर लिया है, लेकिन कॉलेज और स्कूल लेवल पे अभी हम इसमें बहुत पीछे हैं। अभी इतना हमारी इस तरह की कैपेसिटी नहीं है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जा सकें 9, 10, 11 और 12 के। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मल्ला साहब। और साथ साथ आपको बता दें कि शफकत महमूद साहब ने भी कुछ ट्वीट्स में ये वाज़े कर दिया है कि उनका कहना है 15 जून के बाद बोर्ड इम्तहान शुरू करने का असूली फ़ैसला। तो ये उन्होंने एक बात बताई है, 12वीं और 10वीं जमात के बोर्ड इम्तहान तरजीही बुनियादों पर होंगे, यानी होंगे ज़रूर। तो ये बड़ा इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। और 11वीं और 9वीं जमात के इम्तहानात बाद में शुरू होंगे। तो थोड़ा अभी भी टाइम मिल गया है। हमारे ज़माने में तो मैट्रिक के इम्तहानात मार्च अप्रैल में हो जाया करते थे, तो अभी आपको और 2 महीने मिल गए हैं, इसलिए अभी से तैयारी कर लें। तो फिर एक दफ़ा फिर से आपको बता दें, सबसे पहले होंगी जी 12वीं और 10वीं के 3rd वीक ऑफ जून की इन्होंने बात की, और उसके बाद जब वो खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद होंगे 9th और 11th के। तो ये जो प्रमोशन वगैरह और स्कूल असेस्ड प्रमोशन वगैरह की बात हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पढ़ लें, पढ़ लें। जितना टाइम वो सोशल मीडिया पे लगता है ना कि प्लीज पोस्टपोन करो, ये तो बेचारे कमी CIEs वाले ज्यादा शोर मचाते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एग्जैक्टली।
टू जियो पाकिस्तान ब्रॉट टू यू बाय 7up। और आपको पता है ना कि हमारी एक पूरी कोशिश है, काविश है कि हम आपके पास इस महीने में जितनी चैरिटीज़ जो हमें अच्छी क्रेडिबल चैरिटीज़ लगती हैं, जहां हम चाहते हैं कि आप ज़रूर अपनी ज़कात दें, डोनेशंस दें, वो हम आपके सामने ला के रख रहे हैं। तो आज जी एक और चैरिटी है और ये हमारे शो पर बहुत बार आते रहते हैं। आपको बताएं कि मेक अ विश फाउंडेशन पिछले कई साल से मूजी अमराज से लड़ने वाले बच्चों की मासूम सी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। और मेक अ विश फाउंडेशन जो है ये दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक में काम करने वाली आलमी फलाही तंजीम है। पाकिस्तान में फाउंडेशन ने अपनी खदमात का आगाज़ 2009 में किया। अवाम के सदक़ात और ताउन से अब तक 13,000 से ज़ायद बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की जा चुकी हैं। इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग, मेक अ विश फाउंडेशन के करता धरता। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बेग साहब बताइएगा, आप लोग बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं, इस साल के लिए आपके क्या इरादे हैं? क्योंकि ज़्यादातर NGOs वगैरह जो हैं रमज़ान में ही अपने फ़ंड्स इकट्ठे करती हैं और उसके बाद सारा साल फिर वो यूटिलाइज़ होते हैं। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा, मेक अ विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 55 ममालिक में है। पाकिस्तान इस इदारे का एफिलिएट मेंबर है और जैसे अभी हमने कहा है कि हम अभी तक कोई 13,000 से ज़्यादा बच्चों की जो टर्मिनल इल थे उनकी बच्चों की विशेस को हम पूरा कर चुके हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद आज हमारे दरमियान नहीं, मगर हमें खुशी ये है कि बच्चे दुनिया से रुखसत होते हुए उनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट थी उनकी सबसे चेरिश विश को पूरा होने की। और हमारा मिशन ये है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा कोई हसरत या ख्वाहिश लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हो। और हमारा भी ये है कि लाइक अदर NGOs वी डिपेंड कि रमज़ान में चैरिटी के अंदर हमें भी याद रखा जाए और जो चैरिटीज़ हमें मिलती हैं हम इनसे बच्चों की ना सिर्फ उसकी हम विशेस को हम पूरा कर रहे हैं, बल्कि रमज़ान के महीनों में हमने ख़ास तौर पे कोविड की वजह से, क्योंकि कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हमें अप्रोच किया और हमसे ये कहा कि हम अपनी विशेस को चेंज करना चाहते हैं, हमें राशन की ज़रूरत है। तो फाउंडेशन का हालांकि डोमेन जो है वो विशेस तक है, बट हमने रमज़ान के महीने में ये हमारी 10-12 हज़ार जो फैमिलीज़ हैं मेक ए विश की, हम उनको राशन भी पहुँचा रहे हैं ताकि, और बच्चों की विशेस भी हम इसको पूरा कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप बहुत बार बेग साहब हमारे शो पे आते हैं, लेकिन ये बात हमारी कभी हुई नहीं। एक क्यूरियोसिटी है, माशाल्लाह, मतलब बच्चे हैं, कोई भी ख्वाहिश कर सकते हैं और अगर टर्मिनली इल अगर बच्चा हो तो दिल चाहता है कि उसकी बस जो भी उसके मुंह से निकल आए बात तो वो पूरी हो। आप लोग किस तरह ये डिसाइड करते हैं कि क्या वो ख्वाहिशात हैं, वो डिज़ायर है जो डूएबल है? जैसे अभी रिसेंटली अर्तुगरुल से मिलने का, वो टर्किश ड्रामा स्टार से मिलने का था, फिर कोई ट्रैवल का किसी का शौक़ होता है, आर्मी चीफ से मिलने का, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। हाउ डू यू डिसाइड कि जी ये वो विश है विच इज़ डूएबल? देखिए, हमारा जो, क्योंकि एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है तो हमारा एक क्राइटेरिया है, सिर्फ 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। अगर बच्चा कोई आर्म्स वगैरह मांगता है या पेट्स पाकिस्तान में हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को अगर वो गुजर जाता है तो फिर बाद में पेट्स को उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर कोई बच्चा कोई आर्म्स वगैरह की ख्वाहिश करे कि मुझे कोई गन चाहिए तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। और बाकी इसके अलावा कोई भी विश, इतनी बड़ी फाउंडेशन है कि आज अगर हमारा कोई बच्चा कहता है कि उसे अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलना है तो भी ये पॉसिबल हो सकता है। कुछ दिनों पहले एक बड़ी यूनिक विश आई थी, एक बच्ची की विश थी कि उसे डिज़नी थीम के ऊपर डिज़नी फ्रोज़न का जी है उसका बेडरूम चाहिए, और फिर पूरा उसको एक हमने रूम बना के दिया और इसमें डिज़नी ने भी पार्टिसिपेट किया है। और यही वजह है कि इस फाउंडेशन को यूनिक हमारी जो विशेज़ आ रही हैं उसके ऊपर बेस्ट एफिलिएट का अवार्ड भी 2 बार मिल चुका है अमंग 55 कंट्रीज़। वंडरफुल। बेग साहब, अब वो लोग जो हमें देख रहे हैं जो आपकी इस अच्छी कॉज में हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए बता दीजिए कि किस तरह से रब्ता करके, कहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं जहाँ पे डोनेट कर सकते हैं? थैंक यू। एक तो हमारी वेबसाइट है www.org.pk, ये मेक ए विश की, इस पर आप जाइए। इस पर एक तो हमारी बहुत बड़ी लिस्ट है उन विशेस की, बच्चों की जो अपनी विशेस को पूरा करने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, आप विशेस को भी अडॉप्ट कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी हमारा आपका अकाउंट नंबर ही मिलेगा, उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपकी दी हुई डोनेशन जो है वो किसी भी बच्चे को जिसके पास बहुत लिमिटेड टाइम है उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने का ज़रिया भी बन सकती है।
बहुत ही आला, बहुत ज़बरदस्त कोशिश है आपकी। तो एक दफ़ा फिर से आपको मुबारकबाद इस कोशिश पे भी देंगे, क्योंकि साथ साथ हम कुछ विजुअल्स दिखा रहे थे। जॉन सीना से भी बच्चों की मुलाकातें हो रही हैं, और मतलब एनीथिंग दे थिंक ऑफ देयर इज़ अ वे ऑफ गेटिंग टू इट, और वो कोशिश आपकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो एक दफ़ा फिर पीपल हु आर वाचिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। सपोर्ट टू द फाउंडेशन जी, ऑलवेज देयर जी, ऑलवेज देयर। थैंक यू बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल आपको समझ आ गई है, तो दुनिया में हर जगह ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और कितनी दफ़ा हम भी इस बारे में बात कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको, और बच्चों से भी मुलाकात कर चुके हैं बहुत बार। कोरोना वबा की तीसरी लहर से गुज़िश्ता 24 घंटों में कल मुल्क में 108 अमवात हुई हैं, और मज़ीद 4198 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और दावा किया जा रहा है जी कि हुकूमत की लॉकडाउन पॉलिसी की वजह से केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। डेफिनेटली ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि जहां लॉकडाउन नहीं है वहां जो लोगों का रश है वो तो हम आपको एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि मुल्क भर में कोरोना की सख्त पाबंदियों का निफाज जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अवाम से अपील की है कि मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने इसकी कोरोना का जो केसेस हैं इनको नीचे लेके आना है। तो मैं इससे सबसे ताकीद करूंगा कि जो एक चीज़ जिससे साबित हो गया कि कोरोना के केसेस, कोरोना कंट्रोल हो जाती है, वो है ये मास्क। दूसरी जानिब मुल्क में वैक्सीनेशन के अमल में भी तेज़ी आ गई है। सरबरा NCOC असद उमर के ट्वीट के मुताबिक एक दिन में वैक्सीन लगने की तादाद गुज़श्ता 2 रोज़ से 2 लाख से तजावुज़ कर गई है, विच इज़ ग्रेट। एक दिन की हम बात कर रहे हैं, जबकि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करने वालों की तादाद 50 लाख से ज़ायद हो चुकी है। और CEO ड्रिप डॉक्टर आसिम रऊफ का कहना है कि मुल्क में वाफिर मिक़दार में वैक्सीन मौजूद है। कुछ इदारे, लोग और अस्पताल अपने लिए वैक्सीन मंगवाना चाहते हैं, उन्हें भी सहूलत देंगे। ड्रैप गवर्नमेंट की ख्वाहिशात जो हैं कि हर एक को वैक्सीन लगे, उसकी खातिर दिन रात काम कर रही है। प्राइवेट इंपोर्टर्स के लिए हमने एक वाज़े मैकेनिज़्म डेवलप किया है, वो मैकेनिज़्म हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेटली अपने लिए कुछ वैक्सीन मंगवाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और ड्रैप ने उनको इस हवाले से भी काफ़ी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की है, और बड़े आसान अल्फाज में, बड़े आसान स्टेप्स में ये हमारी वेबसाइट पे भी दिया गया है। पहली बात तो ये है कि ये नॉन कमर्शियल बेसिस पे होगा, वो अपने लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो मंगवाएंगे और उसको यूज़ कर सकेंगे। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ हैं एक दफ़ा फिर। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में बतदरीज कमी देखी जा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो इसकी वजह आपको क्या समझ आती है? क्या इसकी वजह लॉकडाउन आप समझेंगी, जिसके बारे में फैसला करना इटसेल्फ हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल था? जी देखें, बिल्कुल ये जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, इसमें लॉकडाउन के अलावा जो मज़ीद इक़दाम किए गए, ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई गई, सोशल गैदरिंग्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई, तो ये जितने भी इक़दाम किए गए हैं डेफिनेटली ये उसकी रिफ्लेक्शन है। और जिस तरह से KPK के कुछ एरियाज़ में मुकम्मल लॉकडाउन भी लगाया, तो हमने देखा कि वो शरह फ़ीसद जो है वो बिल्कुल 1/4 रह गई एक हफ्ते के अंदर। तो डेफिनेटली इन इक़दामात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मगर इवेंचुअली एंड ऑफ द डे अवाम का रवैया जो है, उनकी जिम्मेदारी जो है वो डिटर्मिनिंग फैक्टर होती है कि वो इन चीज़ों को कितना सीरियसली लेती है और अमल दरामद करती है। डॉक्टर साहब, अब केसेस कंट्रोल कर लिए जाएं ये तो ज़बरदस्त हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल महफूज रहने के लिए वैक्सीनेशन ही अल्टीमेट सोल्यूशन है। अब इस अमल में कुछ बेहतरी आई है, या अब तक हम आलमी मयार से काफ़ी पीछे हैं? इस बारे में बताइएगा। और मज़ीद वैक्सीन कब तक आएंगी? जो लोग प्राइवेटली लगवाना चाहते हैं उनके लिए तो अभी अपेरेंटली कुछ है ही नहीं। जी बिल्कुल, ये जो मेजर्स होते हैं, लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियां, ये वक्ती होती हैं। ये जैसे लिफ्ट की जाएंगी दोबारा इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसका हल बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि वैक्सीनेशन ही है, और इस वक्त हुकूमत जो है वो वैक्सीनेशन के प्रोसेस को लेके बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इफेक्टिव मेजर्स ले रही है। वाफिर मिकदार में वैक्सीन हमारे पास पहुँच चुकी है, और मज़ीद भी पाइपलाइन में है, वो हमारे पास आ रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर हफ्ते अब मज़ीद कंसाइनमेंट्स आ रही हैं, और रजिस्ट्रेशन का अमल में भी अब तेज़ी आई है। मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, मज़ीद अमला भर्ती किया जा रहा है, वैक्सीनेटर्स भी, डाटा एंट्री के जो होते हैं स्टाफ, उसको भी भर्ती किया जा रहा है। और अब जिस तरह से अब 2 लाख से ऊपर डेली वैक्सीन चली गई है, ये इंशाल्लाह ताला इसको
इवेंचुअली हम लोग 7-8 लाख पर डे पर लेकर जाएंगे और इसके लिए तमाम तैयारियां हुकूमत की तरफ से हो गई हैं और मास वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बन रहे हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में डेली बेसिस के ऊपर वैक्सीन लगा करेगी। और पाकिस्तान में तैयारी के लिए कैंसिनो बायो की जो बल्क फॉर्म में है कॉन्सेंट्रेट, वो भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पहुंच रहा है और इस महीने के आखिर तक हमें उम्मीद है कि वो वैक्सीन तैयार होकर वो भी इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है इंशाल्लाह ताला और इसके अमल में तेज़ी भी आपको आने वाले दिनों में मज़ीद नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक है, बड़ी प्रोग्रेसिव बातें हैं ये सारी। डॉक्टर साहब आप ये भी बता दें कि ये तमाम सूरत हाल जो है ये हमारे सामने रखते हुए प्लानिंग और अंदाज़ा किया जा सकता है कि कब तक हम पाकिस्तान की 70% आबादी को वैक्सीनेटेड देखेंगे, कब तक ये होगा? क्योंकि आपने ख़ुद भी एक दफ़ा हमारे शो में ही कहा था कि 60 to 70% जब तक वैक्सीनेट नहीं होगा तब तक कोविड इज़ वेरी मच हेयर। देखिए जी, हुकूमत ने तो जो अपना प्लान बनाया है वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का और वैक्सीन लगाने के लिए जो सिस्टम बनाया है उसके हिसाब से मैं समझती हूँ कि हमारा टारगेट है कि हम 2021 के आखिर तक, इस साल के आखिर महीने में हम ये टारगेट अचीव करने का हमारा प्लान ये है। मगर इसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा कि अवाम रजिस्ट्रेशन के लिए सामने आए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करवाए और फिर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुँचे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशीन अहमद हमारे साथ मौजूद थी। That is it. We're going to see you tomorrow. Stay safe.